नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम आज बात करेंगे खाद्य सुरक्षा के संबंध में। तो बच्चों, हमने पहले देखा कि किस प्रकार से देश में अकाल की स्थिति थी और किस प्रकार से खाद्य जो होता है वो पौष्टिक खाना नहीं मिलने के कारण भी एक तरह का अदृश्य अकाल होता है, अदृश्य भूख होता है मनुष्य के शरीर में भी, जो जिसके कारण वो परेशान रहता है। आज हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है। तो जैसा हमने पहले बच्चों देखा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पे हालात बहुत अच्छे नहीं थे। देश में चारों तरफ अनाज की कमी थी और जिसके कारण हमें उस समय पे तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेशों से खाना मंगाना पड़ा था। और इसी के कारण जो पंचवर्षीय योजना हुई, पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई, तो पंचवर्षीय योजना थी, जब बनाया गया, निर्माण किया गया कि देश का विकास किस प्रकार से हो। तो सबसे पहले चूंकि हमारे देश में अनाज की कमी होती थी तो सबसे पहले ध्यान दिया गया खाद्य सुरक्षा में, कृषि के ऊपर ध्यान देने का, उत्पाद बढ़ाने का, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करने का और इसके द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने का। हरित क्रांति जो था वो आया। अर्थात देश को आज़ाद कराने की क्रांति के बाद जो लोग थे उनका ध्यान गया कृषि उपजों की अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए और हरित क्रांति के रूप में इसका प्रयोग किया गया। और खाद्य सुरक्षा जो है उस पर भी बहुत हद तक ध्यान दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं और जो मुख्य बातें हैं, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उसमें पहली बात है अर्थात खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। खाद्य पदार्थ यदि उपलब्ध होंगे तभी हर मनुष्य को खाद्य पदार्थ मिल पाएगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थ तो होंगे लेकिन उनका वितरण कैसे होगा, लोगों तक पहुंच कैसे, उसके लिए व्यवस्था करने की, अर्थात हर किसी के पास पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता। पहली तो हो गई उपलब्धता, फिर पहुंच, और दूसरा है बाजार और क्रय शक्ति। तो देखिए, हमने जैसे बताया था कि उपलब्धता जो है वो कैसे होगा, यदि उत्पादन होगा। तो इस चीज को ध्यान दिया गया कि उत्पादन हो। पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिसमें हरित क्रांति के ओर ध्यान दिया गया, अधिक से अधिक लोगों को पैदावार किया जाए। खाद्यान्न का पैदावार होगा, यदि पैदावार होगा तो ही तो वो मार्केट तक आएगा, लोगों तक पहुंच पाएगा। तो सबसे पहली बात है उपलब्धता। चावल, दाल, तिलहन, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, इसके लिए सरकार की ओर से अधिक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विगत 5 दशकों में, अर्थात स्वतंत्रता के बाद बहुत उन्नति हुई है, बहुत हद तक तरक्की हुई है। लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अधिक से अधिक उत्पादन करें और आज की स्थिति में उत्पादन 4 गुना बढ़ गया है। जो देश का कुल फसल उत्पादन है वो बहुत बढ़ाया गया है। हम देखते हैं कि 1951 में जो खाद्यान्न था, अलग अलग तरह का खाद्यान्न था, वो 52 मिलियन टन ये लगभग होता था। और यही उत्पादन अब बढ़कर आज की स्थिति में हो गया है 211। ये 2011 की स्थिति में कुल उत्पादन जो है वो हो गया। साथ ही साथ हम अब पहले जो, जब देश आज़ाद हुआ था तो हम चावल, दाल और अन्य प्रकार के जो चीज़ें हैं अर्थात अनाज है उसको विदेशों से मंगाते थे। और आज स्थिति ऐसी है कि हम विदेशों को अपने खाद्यान्न भेजते हैं।
ये है कि कुल मिलाकर जो उत्पादन है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया। और इसके बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है कि सरकार की ओर से लगातार ध्यान दिया जाना, हरित क्रांति जो था, और उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, लोगों को ऋण दिया गया कृषि के लिए, और साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। हाइब्रिड किस्म के जो खाद्यान्न हैं उनको दिया गया। हाइब्रिड किस्म की ऐसे होते हैं कि जैसे कोई खेत है, तो यहाँ पे मान लीजिए 100 किलो धान होता है, लेकिन हाइब्रिड जो होता है वो जमीन उतनी ही रहती है। अगर हाइब्रिड किस्म को प्रयोग किया जाए तो हो सकता है ये 200 केजी हो जाए। उसी जमीन में मात्रा बढ़ जाती है, सब कुछ वही होता है, मेहनत वही होता है, पानी वही डालना है, खाद वही डालना है, सब कुछ, लेकिन खाद्यान्न बढ़ जाता है। इसे कहा जाता है हाइब्रिड किस्म। ये हाइब्रिड किस्म होती है अलग अलग खाद्यान्न की। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए ये जो खेत है, यहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, और यहाँ पे यदि बोरवेल करा दिया जाए तो पानी उपलब्ध होगा, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। खाद उसमें डाला जाएगा तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। अगर घेरा लगा दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारा खाद्यान्न जानवरों के द्वारा चरने से नष्ट हो जाता है, तो अगर उसमें घेरा लगा दिया जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ने का सीधा मतलब होता है उपलब्धता बढ़ जाना। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादन तो 4 गुना बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ जनसंख्या जो है, जनसंख्या भी बढ़ी है। उस समय पे जनसंख्या थी लगभग, जो जब देश आजाद हुआ था 1951 के आसपास का ये समय था, उस समय लगभग 36 करोड़ लोग थे देश में। ये आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। जनसंख्या जो थी उस समय, यदि मिलियन में है, और आज के समय में जो जनसंख्या अर्थात 2011 की स्थिति हम देखें तो ये जो जनसंख्या है वो 120 करोड़ के लगभग थी। अर्थात आप यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या भी लगभग 3 गुना बढ़ गई है। तो यदि तुलनात्मक रूप से हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्पादन है उस मुकाबले में नहीं बढ़ा है। और ये क्या होता है कि यदि उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या भी बढ़ी, अब जो प्रति व्यक्ति खपत जो है अर्थात उपलब्धता जो है, एक व्यक्ति को उस समय पे प्रति व्यक्ति हम देखते हैं कि कितना अन्न मिल पा रहा था। तो 1951 में एक व्यक्ति को 399 ग्राम, और 2011 में यही चीज बढ़कर 481। अब यहां आप देख सकते हैं कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 82 ग्राम का फर्क हुआ है। और इतने साल देश को आजाद हुए हो गए, उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी है। अब जो वार्षिक उपलब्धता जो है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। जो तालिका है यहाँ आप देख सकते हैं, इससे निश्चित तौर पे पता चलेगा कि जो अनाज है, खाद्यान्न है, उसमें जो ये मात्रा जो दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ चावल नहीं है, फल, सब्जी, दूध और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों को आपूर्ति होती है, और इससे संतुलित भोजन लोगों को दिया जाता है। तो ये जो है 70 का दशक जब हुआ, अर्थात शुरुआत में तो जब देश आजाद हुआ उस समय आधारभूत संरचनाओं को बनाया गया, चीजों को बनाया गया, और उसके बाद फिर उत्पादन में वृद्धि होना प्रारंभ हुआ। तो हमें निरंतर इसका प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकार की ओर से भी बहुत सारी सहायताएं दी जाती है किसानों को कि अधिक से अधिक वो उत्पादन कर सके, चीजों को बढ़ा सकते हैं, उपलब्धता बढ़े। यदि उपलब्धता बढ़ेगी तो ही लोग चीजें खरीद पाएंगे। जैसा आप देखेंगे कि आपके गांव में भी अलग अलग तरह की चीज़ों का उत्पादन होता होगा बच्चों की, कहीं पे धान का उत्पादन होता होगा, कोई गेहूं की फसल लेता है और कोई दाल की फसल लेता है। इसी प्रकार से आपके गांव में दूध इत्यादि भी उत्पादन किया जाता होगा। तो इस प्रकार से उपलब्धता जो है वो नीचे लेवल तक पहुंचाने की, हर व्यक्ति के पास पहुंचाने की बहुत आवश्यकता है। जब देश आज़ाद हुआ उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर संकट था, बहुत ज़्यादा संकट था, लोगों के पास खाद्यान्न तो कुछ हद तक
था, लेकिन उपलब्धता नहीं थी। ये आप देख सकते हैं कि उपलब्धता बहुत कम थी। वितरण भी जो था वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। वितरण होना भी आवश्यक है। यदि खाद्यान्न होगा लेकिन लोगों को मिलेगा ही नहीं तो एक और बड़ी परेशानी है। जैसे मान लीजिए कहीं पे ये गोदाम यहाँ पे है, यहाँ पे लोग रहते हैं, अब इसके बीच दूरी है, तो यदि गोदाम में भरा पड़ा है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं। तो इसी का उद्देश्य है व्यवस्था जो है वो पहुंच बनाना, हर व्यक्ति के पास पहुंच बनाना कि उसको मिल सके खाद्यान्न। तो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत हद तक खाद्य सुरक्षा जो बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसमें आवश्यकता की पूर्ति जो है, जो भूमिहीन और शहरी लोग हैं वो गांव पर निर्भर रहते हैं। आपने देखा होगा कि सब्जी फल इत्यादि जो हैं गांव के क्षेत्र में उगते हैं, कुछ शहर के आसपास के क्षेत्रों में उगते हैं, लेकिन बहुत हद तक जो क्षेत्र जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मान लीजिए कोई शहर है और ये कोई एरिया है जहाँ पे उत्पादन होता है, तो उसे पहुँचाने की आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप तो नहीं पहुँच जाएगा। तो इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्थात ये जो तरीका है, अर्थात राशन दुकानों का आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा आईसीडीएस की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो महिला बाल विकास विभाग होता है। साथ ही साथ मिड डे मील चलाया जाता है बच्चों स्कूलों में। आपने जरूर स्कूलों में इसको देखा होगा। मिड डे मील जो होता है, मध्याह्न भोजन जो मिलता है वो होता है, पहले तो है पीडीएस अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? इसमें लोगों का राशन कार्ड बनाया जाता है। हर परिवार में जितने सदस्य होते हैं उसके आधार पर सरकार की ओर से खाद्यान्न दिया जाता है उचित मूल्य पर। तो जो महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को कवर किया गया है। जो पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें अधिकतर लोगों को चावल, गेहूं, शक्कर, चना, नमक, ये जैसी चीज़ें बहुत आवश्यक है जो जीवन के लिए, वो मिलनी आवश्यक है। तो उनको सही कीमत पे मिल पाए, इसके लिए पीडीएस की व्यवस्था की जाती है। राशन कार्ड बनाया जाता है और हर राशन कार्ड के पीछे में जितने उसमें नामांकित सदस्य होते हैं उसके आधार पर खाद्यान्न दिया जाता है। पूरे देश में ये व्यवस्था की जाती है और अभी ये व्यवस्था भी की जा रही कि जो राशन कार्ड है पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चले, कहीं से भी कोई भी खाद्यान्न ले सके। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे की जा रही हैं। और जो छत्तीसगढ़ में, जैसे हम देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों की स्थिति है 2014 में लगभग 11,000 के आसपास थी और ये जो है वो गांव-गांव लेवल तक लोगों को मिल पाती है। राशन दुकान जो होते हैं वहाँ से लोग खाद्यान्न लेते हैं जाकर और फिर अपना जीवन उसके आधार पे चलाते हैं। बफर स्टॉक रखा जाता है सरकार की ओर से। ये ऐसा स्टॉक होता है जो कि खाद्यान्न को, जैसे पैदावार हो गया, कभी मान लीजिए बरसात का मौसम है, बरसात जैसे समाप्त होता है तो धान की फसल जो है वो आ जाती है मार्केट में, तो सरकार की ओर से खाद्यान्न किसानों से लिया जाता है उचित मूल्य पर और उन्हें रखा जाता है बफर स्टॉक में। कुछ मात्रा में जो चावल है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा लोगों तक भेज दिया जाता है और कुछ मात्रा जो है बफर स्टॉक में रख दिया जाता है और उसे भविष्य में आवश्यकता होने पर प्रयोग किया जाता है। तो बफर स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। बफर स्टॉक के अंतर्गत देश में वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए संग्रह किया जाता है अनाज का, दालों का और अन्य प्रकार के खाद्यान्न चीज़ों का। कि कभी मान लीजिए अकाल की स्थिति आ गई, कभी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो देश है उसमें जो कृषि है वो बहुत हद तक बारिश पे निर्धारित है। यदि बारिश सही तरीके से हुई तो सब कुछ ठीक ठीक रहता है, लेकिन यदि बारिश सही तरीके से नहीं हुई, कम ज़्यादा हो गई, सूखा पड़ गया या अतिवृष्टि हो गई, तब उस समय पे हमें खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए सरकार की ओर से बफर स्टॉक रखा जाता है और बहुत सारा खाद्यान्न जो है पीडीएस के माध्यम से लोगों को दिया जाता है। तो ये जो बफर स्टॉक है बहुत हद तक एक तरह से आपका स्टोरेज का काम करता है। जो आईसीडीएस है वहाँ से भी, महिला बाल विकास विभाग है उसके द्वारा भी, जो बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी इत्यादि के माध्यम से 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को खाद्यान्न दिया जाता है, उनको पका हुआ चावल दाल दिया जाता है। यहाँ पे साथ ही साथ स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है, चूँकि पहुँच बढ़ाना आवश्यक है इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है विकास की समझ में हमने देखा था कि कुपोषण जो है वो बच्चों में होता है, तो उसे दूर करने के लिए आईसीडीएस की ओर से प्रयास किया जाता है। देखा जाता है बच्चे का वजन कितना है,
उसकी ऊंचाई कितनी है, और समय समय पर इसे मॉनिटर किया जाता है। और जब महसूस होता है कि कोई बच्चे को आवश्यकता है तो उसे सुपोषित भोजन अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाता है और प्रयास किया जाता है कि बच्चे को कुपोषण दूर हो सके। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से दीर्घकालिक भूख जो है या अदृश्य भूख जो है वो मनुष्य के शरीर में बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। तो बच्चों के शरीर में जो पौष्टिक चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ICDS अर्थात महिला बाल विकास एकीकृत बाल विकास योजना जिसे कहा जाता है, जिसके द्वारा खाद्यान्न का अधिक से अधिक वितरण किया जाता है। न सिर्फ बच्चों को, इसमें क्या होता है, बच्चों का जो दशा होता है उसे हम देख सकते हैं किस प्रकार से इसे देखा जाता है। एक ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ के माध्यम से ये समझा जाता है कि आयु और वजन किस प्रकार से होंगे। तो इस प्रकार से एक ग्राफ बनाया जाता है, तो अलग अलग बच्चों का अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा बच्चा है, उसकी आयु कितनी है और उसकी उम्र क्या हुई है। तो उम्र जो होती है तो इस तरह का एक ग्राफ बनाया जाता है। ये जो ग्राफ है वो ये निर्धारित करता है कि जो बच्चा है इस तरह का एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें अलग अलग कलर किया जाता है। ये होता है हरा कलर, पीला, ये जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अब ये जो निर्धारण किया जाता है तो ये है उम्र, ये है वजन। तो अब यहाँ ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा है, कितनी उम्र का है। ये टेबल आप अपने बुक में देख पाएंगे जो कि ये दिखाता है कि किस प्रकार से बच्चों को मॉनिटर किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जब बच्चे की उम्र कम होती है, ये जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म के समय से कुछ वजन होता है बच्चे का और समय के साथ साथ वजन परिवर्तित होता है। आप देख सकते हैं अलग अलग वजन है, ये परिवर्तित होता है समय के साथ साथ। तो यहां हम देख सकते हैं कि यदि हरे जोन में है बच्चा तो ये सामान्य है। तो हर बच्चे का ग्राफ इस प्रकार से निकाला जाता है। अब ये एक चार्ट होता है जो कि स्पेसिफिक चार्ट होता है जिसमें बच्चे के वजन के आधार पे कोई भी बच्चा है, जैसे राम है, मोहन है, गोपाल है, तो उसका उम्र और वजन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा निकाला जाता है और इस ग्राफ में उसे रखा जाता है कि इस ग्राफ में बच्चा कितनी उम्र का हो चुका है और उसका वजन कितना है। तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल जाता है कि वो सामान्य है, कुपोषित है या कि अति कुपोषित है, गंभीर कुपोषण। तो बच्चों आपने ग्राफ तो देखा ही होगा, तो उस ग्राफ में इस प्रकार से रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 साल है और ये वजन है मान लीजिए 10 किलो। तो यहाँ पे मान लीजिए बच्चे का उम्र 2 साल होता है और वो 5 केजी आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 केजी यहाँ होगा, 2 साल यहाँ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रहेगा बच्चे का आयु जो है वो उसका स्तर जो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गंभीर कुपोषित है और इसी प्रकार से इसे निकाला जाता है कि बच्चे का वजन कितना है और उसकी आयु कितनी है और उसके आधार पे नियमित अंतराल में इसे देखा जाता है। और जहाँ देखा जाता है कि बच्चा कुपोषित या गंभीर कुपोषित है तो उसके जो खाद्यान्न की मात्रा है वो बढ़ा दी जाती है, पोषक आहार उसे दिया जाता है और प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक बच्चों को सुपोषित किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे देश का भविष्य है। अगर बच्चों का विकास अच्छे से होगा तो देश का भी विकास होगा। इसी प्रकार से MDM जो होता है, मिड डे मील, तो ये आप देख सकते हैं जो मिड डे मील होता है बच्चों, तो यहाँ आप जैसे आप अपने स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे
जब स्कूल में जब आप जाते हैं तो वह खाना स्कूल की ओर से दिया जाता है, दोपहर का खाना जो है। तो ये भी व्यवस्था की गई है कि आंगनबाड़ी से निकलने के बाद जो बच्चे हैं वो स्कूलों में दाखिला लेते हैं, और स्कूलों में दाखिला लेने के बाद वहाँ पे सरकार की ओर से प्रयास किया जाता है, क्योंकि सुबह का समय जो होता है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो ठीक से भोजन नहीं कर पाते, खाना आधा खा कर कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं जाता, इस प्रकार से होता है। तो मिड डे मील की व्यवस्था की गई जो स्कूलों में जो है, विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए, और वो भी पौष्टिक भोजन, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन होता है ये क्या होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन की मात्रा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और इस प्रकार से इसका मेनू बनाया जाता है कि ये सारी चीज़ों का समावेश हो सके। 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो कि अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, उसके साथ साथ भोजन भी दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रयास है कि सरकार की ओर से लोगों के लिए प्रयास किया जाता है, जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील अच्छे से मिल पाए। इसके अलावा बाजार और क्रय शक्ति जो, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्पादन बढ़ गया, वितरण की व्यवस्था हो गई, वितरण लोगों को हो पा रहा है, आवश्यक चीज़ों का वितरण हो पा रहा है, साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों से बच्चों के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाता है कि बच्चों को अधिक से अधिक सही तरीके के खाद्यान्न मिल सके। और इसके अलावा चूंकि लोग अपने चीज़ों को खरीदने के लिए, सामान्य जनता जो होती है बाजार पे निर्भर होती है, तो अब किसी की क्रय शक्ति कितनी है, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसके आधार पे तय होता है कि कितना औसत व्यक्ति जो है उसे मिलता है। लेकिन ये भी अलग अलग लोगों के अलग अलग होता है, किसी की आय ज़्यादा होती है, किसी की आय कम होती है। तो इन परिस्थितियों में ज़्यादातर लोग बाजार पे निर्भर करते हैं, और जिनकी क्रय शक्ति अच्छी होती है वो चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन क्रय शक्ति जिसकी ठीक नहीं है वो पौष्टिक चीज़ों को नहीं ले पाता। साथ ही साथ इसी के कारण से जो मेहनत कश लोग हैं, जो तबका मजदूर वर्ग का होता है, वो सुपोषण से दूर हो जाता है। उसे कुल मिलाकर जो खाद्यान्न मिलना चाहिए वो सही तरीके का नहीं मिल पाता, और कैलोरी की मात्रा जो होती है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जिस प्रकार से हम काम करते हैं, यदि मेहनत का काम करते हैं तो हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता है, यदि हम बैठे रहने वाला काम करते हैं तो हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। लेकिन जो वितरण है वो किस प्रकार से लोग अपने खाने पर कर पाते हैं वो अलग अलग होता है। अलग अलग वर्गों में लोगों को बांटा जाता है कि किस प्रकार से वो खाद्यान्न अपने शरीर के लिए ले सकते हैं, और न्यूनतम कैलोरी जो होता है, जो लोगों को लेने में दिक्कत होती है, उसका कारण होता है कि उनके पास क्रय शक्ति कम होती है, अर्थात उनकी जो कुल आय जो होती है वो इस प्रकार से नहीं हो पाती कि वो पौष्टिक चीज़ें ले सकें, कैलोरी अपने शरीर के लिए ले सकें। तो जो कैलोरी की मात्रा है तो 4 वर्गों में बांटा गया है लोगों को, और देखा गया है कि ग्रामीण भारत में कैलोरी की मात्रा कितनी है, तो 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये आप देख सकते हैं 25% लोगों को बांटा गया है, और इन्हें वर्ग दिया गया है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, इस प्रकार से बांटा गया है। और ये जो है कैलोरी की मात्रा है, कैलोरी कितना मिल रहा है, 1624, इनको मिल रहा है 1900, और अगले चरण पे आप देख सकते हैं 2143, और चतुर्थ वर्ग जो है उसे मिल पा रहा है 2521। और यह कैलोरी की मात्रा जो मिलती है, कैलोरी की खपत जो होती है। तो अलग अलग वर्ग के लोगों में कैलोरी की खपत अलग अलग होती है, और कैलोरी की खपत होगी तो उसे कैलोरी अधिक चाहिए, जितना कैलोरी उसके पास से खपत हो रहा है तो उसको उतना ही खाद्यान्न खाना पड़ेगा, और ना सिर्फ खाना खाना पड़ेगा बल्कि पौष्टिक खाद्यान्न खाना पड़ेगा, जिससे उसके शरीर में कैलोरी की मात्रा सही तरीके से पूरी हो पाए। तो ये है विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग हैं, तो अलग अलग स्तर पे सर्वे भी किए जाते हैं, सरकार की ओर से अधिक प्रयास किया जाता है कि सभी को पौष्टिक भोजन मिल पाए।
तो ये है खाद्य सुरक्षा में। आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को इसे लाइक करिए, साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए इसी प्रकार चीज़ें लेकर आते हैं, खबरें लेकर आते हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे कि पोषण की स्थिति क्या है, पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण को कैसे नापा जाता है। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आऊँगा नए वीडियो लेके, तो हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।